discuss this lecture, that is the underlying principles of histological techniques and staining of the specific tissues. So this is basically the last chapter of the PharmD first year anatomy and histology course. So we will be looking at this lecture today. Let's start with the various histological techniques and the staining of various tissues. But before going to the various techniques, we should discuss the underlying principles. बेसिकली व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्टैनिंग का एक्चुअल पर्पस क्या है. सो अगर हम नॉर्मली एक टिश्यू की सैंपल ले लें और इसे माइक्रोस्कोप के थ्रू हम ऑब्जर्व करना चाहें तो उसको डिस्टिंग्विश या उसको एनालाइज करना वेरी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वो टिश्यू जो होता है वो माइक्रोस्कोप में बिल्कुल कलरलेस दिखाई देती है. और दैट्स वाई जो टिश्यू के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, या फॉर एग्जांपल सेल होता है, न्यूक्लियस होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट कलरलेस होते हैं. और इसी वजह से उसको विजुअलाइज करना या उसको एनालाइज करना दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. सो दैट्स वाई हम ये स्टैनिंग की टेक्निक यूज़ करते हैं, ताकि हमें जो टिश्यू हम ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए या किसी भी रिसर्च पर्पज़ के लिए, ताकि हमें उस टिश्यू में कोई कंट्रास्ट, कोई कलर नज़र आ जाए और हम डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी टिश्यू की उसको हम इजीली एनालाइज कर सकें और उसकी असेसमेंट कर सकें. So staining actually it plays a very crucial role in the diagnosis as well as the research study. Now अगर हम different histological techniques का देखें, so what is the basic purposes of the various histological techniques? Histological techniques का basic जो purpose होता है उसमें हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए किसी भी टिश्यू को किस तरह या प्रॉपरली कैसे हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं या प्रॉपरली हम उसको स्टैन कर सकते हैं, ताकि हमें उसको एनालाइज करने में आसानी हो. और इसके अलावा हम उसको इस तरह स्टैन कर सकें ताकि उसकी जो नॉर्मल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है या नॉर्मल मॉर्फोलॉजी है वो डिस्टर्ब ना हो. सो हिस्टोलॉजिकल टेक्निक्स बेसिकली माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ होती है. So that is the basic purpose of the various histological techniques that are used for various staining purposes. Now if we go further, so tissue preparation staining के लिए it is very important step. टिश्यू हम कैसे स्टैनिंग के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं. अच्छा, बिफोर स्टैनिंग द टिश्यू, किसी भी टिश्यू को स्टैन करने से पहले उसकी प्रिपरेशन हमें ऐसी करनी होती है ताकि उसे हम एक ऐसा सेक्शन या कट से ले लें जिसके जो कि इंतहाई थिन हो और उसके ज़रिए हमें माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी को समझने में मदद मिल जाए. सो नॉर्मली जो टिश्यू, सपोज फॉर एग्जांपल हमने ब्रेन की स्टैनिंग करी, ब्रेन टिश्यू की. सो ब्रेन अगर हमने एक माइस से एक्सट्रैक्ट कर लिया या ले लिया, उससे हमने फिर आगे जाके एक ऐसा स्लाइस लेना है या एक ऐसी कट लगाना है थिन, इंतहाई थिन, जो कि 1 से उसकी थिकनेस होनी चाहिए. और या नॉर्मली अगर हम डायमीटर की बात करें तो 2 to 7 माइक्रोमीटर तक उसकी डायमीटर होनी चाहिए, या नॉर्मल अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जो इसकी डायमीटर होती है वो 4 to 5 माइक्रोमीटर होती है. तो अगर हमने ये 1 सेल थिकनेस या 2 to 7 माइक्रोमीटर थिकनेस की स्लाइस लेनी है तो हाउ कैन वी डू इट. एक्चुअली इसके लिए जो प्रोसेस यूज होती है उसको कहते हैं फिक्सेशन. फिक्सेशन क्या होता है? फिक्सेशन में हमें टिश्यू को फिजिकली या केमिकली फिक्स करना होता है ताकि उसकी आगे स्ट्रक्चर जो हो वो कम्पैक्ट हो, उसकी डिग्रेडेशन ना हो, उसकी एंजाइम्स के थ्रू डिग्रेडेशन ना हो या उसकी बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ना हो. सो उसके लिए हम जो स्टेप यूज़ करते हैं इट्स कॉल्ड दी फिक्सेशन. या 2 टेक्निक्स यूज़ होते हैं जिसके थ्रू हम ये फिक्सेशन कर सकते हैं. एक नंबर 1 इज़ फ्रोजन. द फर्स्ट वन इज़ फ्रोजन सेक्शनिंग. फ्रोजन सेक्शनिंग उस केस में यूज़ होती है जिसमें अगर फॉर एग्जांपल हमने क्विक रिस्पांस चाहिए या ऐसी इमरजेंसी हो जिसके लिए हमने क्विक एनालिसिस करनी है. सपोज एक सर्जरी के दौरान हमें ट्यूमर का आइडिया लगाना हो या कोई हमें मार्जिन्स का आइडिया लगाना हो, तो उस दौरान हमें क्विक रिस्पांस चाहिए होती है. तो उस दौरान क्या करते हैं, टिश्यू जिसकी हमने स्टैनिंग करनी होती है उसको फ्रीज़ किया जाता है. और ये फ्रीजिंग जो करते हैं टिश्यू की, ये आलमोस्ट 30 डिग्री सेंटीग्रेड या -20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में उसको फ्रीज़ किया जाता है. और उस फ्रोजन सेक्शन, उस फ्रोजन टिश्यू को फिर लेके उसकी फिर सेक्शनिंग करते हैं थ्रू माइक्रोटोम. माइक्रोटोम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए फिर उस टिश्यू से हमने
कट लगानी है या उसमें उसे हमने स्लाइस लेनी है। सो फ्रोजन सेक्शनिंग में टिशू को फ्रीज किया जाता है एट -22 -30 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर उस सेक्शन को माइक्रोटोम के ज़रिए उसको उसकी स्लाइस लेते हैं या उसकी कट लगाते हैं या 10 सेक्शन देते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट वन, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग फ्रोजन सेक्शन बेसिकली इट इज़ यूज्ड फॉर क्विक रिस्पांस, एंड इसकी जो क्वालिटी हमें आती है वो मोस्टली दैट इज़ वेरी पुअर क्वालिटी कंपेयर टू द अदर टेक्निक, बट चूँकि इसकी हमें क्विक रिस्पांस के लिए चाहिए होती है, दैट्स व्हाई वी परफॉर्म दिस फ्रोजन सेक्शनिंग दैट इज़ क्विक बट द क्वालिटी इज़ पुअर। तो इसकी जो क्वालिटी होती है दैट इज़ वेरी पुअर। तो दूसरी इसमें टेक्निक इसके लिए आ जाती है दैट इज़ एक्चुअली पैराफिन एम्बेडेड सेक्शन। पैराफिन एम्बेडेड सेक्शन में एक्चुअली क्या करते हैं, पैराफिन एम्बेडेड सेक्शन इज़ यूजुअली द सेकंड मेथड एंड मोस्ट कॉमनली यूज पैराफिन, जिसमें पैराफिन को यूज़ करके और एक टिश्यू को उसमें सेक्शनिंग के लिए प्रिपेयर करते हैं। सो पैराफिन एम्बेडेड सेक्शन, पैराफिन एम्बेडेड सेक्शन में बेसिकली क्या करते हैं कि जो टिश्यू होती है जिसकी हमने आगे स्टैनिंग करनी है वही टिश्यू लेके पैराफिन में उसको इमर्स कर देते हैं। नॉर्मली पैराफिन की अगर हम टेम्परेचर देखें तो इसकी टेम्परेचर मेल्टिंग टेम्परेचर जो है इसकी इट इज़ अबाउट 55 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम पैराफिन को मोल्टन फॉर्म में करके फिर इसमें टिश्यू को इमर्स करते हैं, और टिश्यू को इमर्स करके हम इसकी फिर आगे जाके इसकी सेक्शन लेते हैं, क्योंकि एक पैराफिन ब्लॉक बन जाता है। अब ये पैराफिन सेक्शनिंग की प्रॉपर प्रोसेस किस तरह है, बेसिकली पैराफिन सेक्शनिंग में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है फिक्सिंग द टिश्यू विद द गिवन फिक्सेटिव। सो किसी भी टिश्यू को सबसे पहले फिक्स किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वेरियस फिक्सेटिव्स। सो नॉर्मली टिश्यू फिक्सेशन जो पैराफिन सेक्शन में करते हैं उसमें फिक्सेशन बेसिकली करते हैं फार्मलिन के साथ, 10% न्यूट्रल फार्मलिन बेसिकली इट इज़ यूज्ड फॉर द फिक्सेशन ऑफ द टिश्यू। और बेसिकली फिक्सेशन का मतलब क्या होता है, फिक्सेशन में टिश्यूज़ को फिजिकली या केमिकल प्रोसेस के थ्रू फिजिकली या केमिकली उसको एक ऐसे स्टेबल स्टेट में लाया जाता है जिसमें उसकी डिग्रेडेशन का चांसेस या उसकी इंटीग्रिटी के लॉसेस ये चांसेस वगैरह इसमें कम हो। सो ये मे बी जो फ्रोजन सेक्शन में हमने कहा था वहाँ पे फ्रीज करके उसको कुछ हद तक इसकी मेंटेनेंस होती है। कॉमन फिक्सेशन जो पैराफिन सेक्शनिंग प्रोसेस में होती है वो न्यूट्रल फार्मलिन के थ्रू होती है जो कि 10% यूज़ होता है, लेकिन इसके अलावा अल्कोहल 75% भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। सो अल्कोहल 75% भी फिक्सेशन के लिए यूज़ करते हैं। सो एक्चुअली फिक्सेशन में होता क्या है, फिक्सेशन में जो डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं उसकी क्रॉस-लिंकिंग हो जाती है, और उस क्रॉस-लिंकिंग की वजह से द टिश्यू बिकम स्टेबल, उसकी ऑटोलाइसिस नहीं होती, इसको हम कहते हैं सेल्फ डाइजेशन, और इसकी बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन भी स्टॉप हो जाती है। सो इट इज़ एक्चुअली मेंट फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ द टिश्यू, for the preservation of the tissue, and for preventing the autolysis, that is the self digestion by the various enzymes that are present in the tissue। उसको प्रिवेंट करने के लिए ये हम फार्मलिन के साथ या अल्कोहल 75% के साथ इसकी फिक्सेशन करते हैं। सो फिक्सेशन आ जाती है इसमें सेक्शनिंग प्रोसेस में सबसे पहले। अब सेक्शनिंग प्रोसेस में क्रॉसिंग इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट स्टेप, और क्रॉसिंग में बेसिकली करना क्या होता है, क्रॉसिंग में किसी भी टिश्यू का वो एरिया हमने लेना होता है जो कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है, दैट इज़ द एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो इसमें किसी भी टिश्यू का हमने एक स्पेसिफिक पार्ट लेना होता है, और उस पार्ट को जो हमने देखना होता है वो वही टिश्यू होनी चाहिए जो कि टिश्यू ऑफ इंटरेस्ट हो। फॉर एग्जांपल अगर ब्रेन में आपने एक टिश्यू की स्टैनिंग करनी है, और ब्रेन में सपोज आपने हिप्पोकैम्पस देखना है, सो ब्रेन में आपने उस एरिया को लेना है जिसमें आपको हिप्पोकैम्पस की विजुअलाइजेशन हो सके, उसको आप एनालाइज कर सके और उसकी प्रॉपर स्टैनिंग कर सके। सो या किसी भी एरिया में फॉर एग्जांपल आपने लीजन वगैरह देखनी है, कोई निक्रोसिस वगैरह देखनी है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर टिश्यू किसी भी टिश्यू में, सपोज ब्रेन की अगर हम बात करते हैं, सो ब्रेन में अगर आपने किसी खास रीजन को देखना है तो वही रीजन आपने उसके लिए
उसको प्रॉपर्ली सेलेक्ट करना है। सो क्रॉसिंग इज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिवली आइसोलेटिंग एरियाज ऑफ टिश्यूज। तो इसके बाद जो आता है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज कॉल्ड टिश्यू प्रोसेसिंग। और टिश्यू प्रोसेसिंग एक्चुअली इसमें चंद एक स्टेप्स और आते हैं। टिश्यू प्रोसेसिंग बेसिकली इसमें टिश्यू को आगे एम्बेडिंग और सेक्शनिंग के लिए अल्टीमेटली प्रिपेयर किया जाता है। अब टिश्यू प्रोसेसिंग में करता क्या है, इसमें सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप इज डिहाइड्रेशन। सो इसमें डिहाइड्रेशन करते हैं। नॉर्मली अगर टिश्यू को हम देखें तो टिश्यू में आपने पढ़ा होगा कि मेजर कंपोनेंट ऑफ द टिश्यू इज़ वाटर। सो अगर हमने पैराफिन सेक्शनिंग करनी है तो जाहिर है पैराफिन इज़ हाइड्रोफोबिक एंड वाटर इज़ हाइड्रोफिलिक। सो टिश्यू में मेजर क्वांटिटी जो होती है वो होती है वाटर की, और इसलिए हमने इस वाटर की जो कि टिश्यू में प्रेजेंट होता है उसकी हमने डिहाइड्रेशन करनी है। और ये डिहाइड्रेशन बेसिकली करनी होती है यूजिंग द इंक्रीजिंग डाइल्यूशंस, यूजिंग द इंक्रीजिंग कंसनट्रेशन ऑफ अल्कोहल। सपोज पहले हम डिहाइड्रेशन के लिए यूज़ करते हैं 50% अल्कोहल से उस टिश्यू को पास किया जाता है, फिर उसको इंक्रीज़ करके 70% अल्कोहल से पास किया जाता है, फिर अल्टीमेटली 100% अल्कोहल यूज़ करके टिश्यू को डिहाइड्रेट करते हैं। अब ये डिहाइड्रेशन जब हो जाए तो इसके बाद एक दूसरा स्टेप आ जाता है जिसको कहते हैं क्लियरिंग। और अब ये क्लियरिंग में क्योंकि हमने इनिशियल डिहाइड्रेशन की है बेसिकली अल्कोहल के साथ, अब क्लियरिंग में हमने जो अल्कोहल के अगर कुछ कंपोनेंट्स हैं उसको रिमूव करना है। तो क्लियरिंग बेसिकली कहते हैं ज़ाइलीन के थ्रू। क्लियरिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ ज़ाइलीन। और ज़ाइलीन एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि अल्कोहल और पैराफिन दोनों के साथ इसकी कंपेटिबिलिटी है और दोनों के साथ ये मिसिबल है। सो जो ज़ाइलीन है उसको फिर यूज़ करते हैं क्लियरिंग के लिए। इसके ज़रिए हम टिश्यू की क्लियरेंस कर सकते हैं। या इसके अलावा ज़ाइलीन के अलावा टॉल्वीन भी सम केसेस में यूज़ किया जाता है, टॉल्वीन फॉर क्लियरिंग। सो टॉल्वीन को भी यूज़ कर सकते हैं फॉर क्लियरिंग। और क्लियरिंग में क्या करते हैं, ज़ाइलीन अप्लाई करके किसी भी टिश्यू पे ताकि उसमें जो अल्कोहल है वो उससे रिमूव हो जाए। और अब ज़ाइलीन के ज़रिए जब ये क्लियर किया जाता है तो ज़ाइलीन के बाद हमें इसकी फिर पैराफिन के साथ इमर्सिंग करनी होती है। और पैराफिन इज़ कंपेटेबल विद ज़ाइलीन और इट इज़ मिसिबल विद ज़ाइलीन। सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम in the next step that we are going to perform, that is called impregnation. So clearing का बेसिक पर्पस क्या होता है, क्लियरिंग का बेसिक पर्पस टिश्यू को इम्प्रेगनेशन के लिए प्रिपेयर करना होता है। सो क्लियरिंग के बाद आ जाता है इम्प्रेगनेशन। और इम्प्रेगनेशन में एक्चुअली क्या करते हैं, इम्प्रेगनेशन इज एक्चुअली इनफिल्ट्रेशन। इम्प्रेगनेशन इज एक्चुअली इनफिल्ट्रेशन। सो इम्प्रेगनेशन में बेसिकली द टिश्यू इज इनफिल्ट्रेटेड विद मोल्टन पैराफिन। जो टिश्यू जिसकी हमने डिहाइड्रेशन भी कर दी, जिसकी हमने क्लियरिंग भी कर दी, अब जाके हमने इसकी करनी है इम्प्रेगनेशन। और इम्प्रेगनेशन इज एक्चुअली इनफिल्ट्रेशन। सो इनफिल्ट्रेशन कैसे करते हैं, जो टिश्यू हमने अब इसकी क्लियरिंग की है उसको हम इमर्स कर देते हैं पैराफिन विक्स में, मोल्टन पैराफिन विक्स में हम उसको इमर्स करके और इस तरह हम इसकी इम्प्रेगनेशन करते हैं या उसकी इन्फिल्ट्रेशन करते हैं। तो नॉर्मली जो इम्प्रेगनेशन होती है, जो टिश्यू होती है उसको तकरीबन 1 to 2 आवर्स के लिए मोल्टन पैराफिन विक्स में इमर्स कर देते हैं, फिर इसको कलेक्ट करके फिर दोबारा कुछ टाइम बाद उसको फिर से इमर्स कर देते हैं और फिर तीसरी दफ़ा उसको फिर इमर्स कर देते हैं ताकि एक प्रॉपर कम्पैक्ट जो टिश्यू वो हमारे पास आ जाए और हम आगे जाके उसकी इजीली फिर सेक्शनिंग कर सकें। सो दी पैराफिन सेक्शन प्रोसेस में टिश्यू प्रोसेसिंग इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। और बेसिकली इसमें टिश्यू को आगे एम्बेडिंग और सेक्शनिंग के लिए प्रिपेयर कर देते हैं। अब जब इम्प्रेगनेशन हो जाती है तो इसके बाद जो स्टेप आ जाता है उसको कहते हैं एम्बेडिंग। और embedding is actually nothing but it is the encasing of the solid block, encasing of the tissue in a solid block of paraffin wax। तो इसको जो टिश्यू होती है जिसकी हमें आगे सेक्शन लेनी है उसको एक प्रॉपर ब्लॉक में या उसको एक प्रॉपर कम्पैक्ट स्ट्रक्चर में उसको अरेंज किया जाता है। और एम्बेडिंग का बेसिक पर्पस क्या होता है, ताकि हम इसको एक कम्पैक्ट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट सकें जिसकी हम इजीली एक थिन सेक्शन ले सकें और उसको लॉन्ग टर्म के लिए हम फिर प्रिजर्व कर सकें। Now further sectioning is the last step
जिसके ज़रिए हम फिर स्टैनिंग, जिसके बाद हम स्टैनिंग कर सकते हैं। और सेक्शनिंग, जब हम सॉलिड ब्लॉक ले लेते हैं एम्बेडिंग के थ्रू, नाउ दैट सॉलिड ब्लॉक इज रेडी फॉर सेक्शनिंग। और सेक्शनिंग हम जिस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए करते हैं उसको कहते हैं माइक्रोटोम। सो माइक्रोटोम के ज़रिए जो सेक्शनिंग हम करते हैं उसको कहते हैं माइक्रोटोम। दिस इज़ द इंस्ट्रूमेंट दैट यू आर सीइंग हियर, इट इज़ द माइक्रोटोम दैट इज यूज्ड फॉर सेक्शनिंग, obtaining various thin sections of the given tissue or the selected tissue। स्टार्ट में हमने बात की थी कि हमने 10 सेक्शन लेनी है जिसकी डायमीटर हमारे पास 2 to 7 माइक्रोमीटर के बीच में होनी चाहिए। सो दिस इज़ द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच वी कैन गेट वेरी thin sections of 2 to 7 माइक्रोमीटर। नाउ इन स्लाइड्स इन सेक्शंस को लेने के बाद आगे हमने एक और स्टेप परफॉर्म करनी है, एंड दैट स्टेप इज एक्चुअली ड्राइंग इन ओवन। अब ये माइक्रोटोम के ज़रिए जो सेक्शन हम ले लेते हैं उसको वाटर में फ्लोट किया जाता है, फिर वाटर में फ्लोट करके उसे स्लाइड पे पिक कर देते हैं और उस स्लाइड को लेके हम फिर ओवन में डाल देते हैं या हॉट प्लेट पे डाल देते हैं। नॉर्मली 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको ड्राई कर देते हैं। और ये ड्राइंग बेसिकली एक तो इसकी डिहाइड्रेशन हो जाती है और दूसरी इसमें ये टिश्यू जो होती है उसकी स्लाइड के साथ वो एडहेयर हो जाती है, स्टिक हो जाती है। सो स्टिक होने के बाद, स्लाइड के साथ एडहेयर होने के बाद, नाउ दी section is ready to be stained, and the next step is actually called deparafinization. Deparafinization, or you can also call it de-waxing. Deparafinization. So deparafinization में एक्चुअली क्या करते हैं, जो माइक्रोटोम के ज़रिए हमने सेक्शन ली थी, जाहिर है वो सेक्शन की पैराफिन एम्बेडेड। अब हमने वो पैराफिन जिसमें हमने सेक्शन ली है कि हमने डीपैराफिनाइजेशन करनी है, मतलब जो पैराफिन उसमें था या जो वैक्स उसमें था हमने उस वैक्स को रिमूव करना है। और अगेन डीपैराफिनाइजेशन के लिए जो स्टेप हमने यूज़ करनी है उसको हमने क्या कहना है, दैट इज एक्चुअली क्लियरिंग। सो हमने अगेन फिर क्लियरिंग करनी है, और क्लियरिंग हमने करनी है अगेन सेम कंपोनेंट के ज़रिए जिसके ज़रिए हमने पहले क्लियरिंग की थी। और क्लियरिंग के लिए हमने यूज़ करना है ज़ाइडीन। सो जब स्लाइड पे सेक्शन आ जाए उस सेक्शन की फिर से हमने क्लियरिंग करनी है, और ये क्लियरिंग हमने करनी है थ्रू ज़ाइडीन कंपोनेंट। सो आगे जाके हम इसको देखेंगे, बट बिफोर गोइंग इनटू दैट डिटेल वी शुड नो दैट द टिश्यू स्टेनिंग इज क्लासिफाइड इन टू टाइप्स में इसको एक्चुअली डिवाइड किया गया है। और पहले इसमें आ जाता है रूटीन स्टेनिंग, और सेकंड इसमें आ जाता है फिर स्पेशल स्टेनिंग। सो रूटीन स्टेनिंग इज एक्चुअली नथिंग बट इट इज़ हेमेटोक्सिलिन एंड यूसिन स्टेनिंग। और हेमेटोक्सिलिन और यूसिन स्टेनिंग इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्टेनिंग टेक्निक। और इस टेक्निक के ज़रिए हमें ऑलमोस्ट ऑल टिश्यूज़ की जो हमें स्ट्रक्चर्स या एनाटॉमी या एनालिसिस की डायग्नोसिस एनालिसिस दरकार होती है, या किसी भी कंडीशन की डायग्नोसिस, वो ऑलमोस्ट ऑल तकरीबन इस स्टेनिंग के ज़रिए हमें क्लू मिल जाता है। सो हेमेटोक्सिलिन एंड यूसिन स्टेनिंग इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्टेनिंग टेक्निक, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड द रूटीन स्टेनिंग। अब नेक्स्ट इसमें आ जाता है फिर स्पेशल स्टेनिंग। और स्पेशल स्टेनिंग हेमेटोक्सिलिन और यूसिन के अलावा there are hundreds of staining techniques, and those are those techniques and they are called as special staining. So special staining में alternative techniques use करते हैं, alternative techniques to the hematoxylin and leucine staining, and they actually give researchers the additional information that are not necessarily obtained through the H&E staining. So वही information so कोई भी इंफॉर्मेशन है वो हमें H&E स्टेनिंग के थ्रू हासिल नहीं हो सकती, उसके लिए फिर स्पेशल स्टेनिंग या स्पेशल स्टेन्स भी यूज़ करते हैं। और इसके एक एग्जांपल फॉर एग्जांपल अगर हम लेना चाहें तो ट्राइक्रोम स्टेनिंग जो होती है, ट्राइक्रोम स्टेनिंग में बेसिकली हमें कोलेजिन या कनेक्टिव टिश्यूज़ की विजुअलाइजेशन अच्छी मिल जाती है, या रेटिकुलर फाइबर्स नॉर्मली H&E स्टेनिंग के थ्रू नहीं हो सकती, तो उसके लिए हम एक अलग टेक्निक फिर यूज़ कर सकते हैं। सो रूटीन स्टेनिंग इज एक्चुअली H&E स्टेनिंग, ऑल द अदर स्टेनिंग टेक्निक्स दैट आर यूज्ड दे आर कॉल्ड स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक। नाउ रूटीन स्टेनिंग में जो हेमेटोक्सिलिन एंड यूसिन स्टेनिंग है इट इज़ यूज्ड रूटीनली। इसकी जो रूटीन यूज है इट इज़ मेड पॉसिबल बाय द वेरी गुड observations that it gives us, are very good colors of the various parts of the tissues that it gives us. So that's why it is the most commonly used staining. Now H&E staining के थ्रू हम various components को हम easily stain कर सकते हैं, जिसमें न्यूक्लियस आ जाता है, साइटोप्लाज्म आ जाता है, सेल वॉल आ जाता है, इस वजह इसमें जो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट्स हैं उसको भी हम कुछ हद तक इजीली इसमें स्टेन हो जाते हैं। नाउ
जो HND के थ्रू हमें स्टैनिंग मिल जाती है, that is sufficient enough to diagnose various conditions and obtain various information that are necessary for a given diagnosis. So इसके थ्रू फॉर एग्जांपल हमने अगर न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर देखनी है if it is a compact structure or it is denatured, तो उसको हम एनालाइज कर सकते हैं। इसके अलावा हमें साइटोप्लाज्म की क्लू मिल जाती है, so that's why एओसिन स्टैनिंग यूज करते हैं। अब एओसिन स्टैनिंग में दो किस्म के डाइज यूज होते हैं, इसमें एक आता है हेमेटोक्सिलिन और दूसरा आ जाता है इसमें एओसिन। So in hematoxylin or eosin, basically they dye the different components of the tissue. Hematoxylin actually it reacts like a basic dye और ये mostly nucleus को ये स्टैंड करता है। न्यूक्लियस या वो एरिया जिसमें DNA और RNA आ जाते हैं, जिसमें एंडोप्लाज्म और राइबोसोम्स आ जाते हैं, so उन एरियाज को ये एक्चुअली स्टैंड उन एरियाज की करता है। और बेसिकली हेमेटोक्सिलिन की स्टैनिंग की वजह से जो कलर आ जाता है हमारे पास, दैट इज एक्चुअली ब्लू कलर या ब्लू पर्पल कलर, इसके ज़रिए हमारे पास आ जाता है। और जो दूसरा स्टैनिंग डाई है दैट इज़ एओसिन, और एओसिन इज एसिडिक डाई जो बेसिकली साइटोप्लाज्म की ये स्टैनिंग करता है। सेल वॉल्स और सेलुलर फाइबर्स जो इसमें आ जाते हैं इसकी ये उसको बेहतर तरीके से उसकी स्टैनिंग कर देता है। तो यहाँ पे अगर इस डायग्राम में आप देखें तो आपको ये जो डार्ट्स डार्क पर्पलिश ब्लू कलर के डार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, these are actually the nucleus and they are stained by this hematoxylin dye. This is actually a tissue of the liver. ये एक liver का section है। This image that you are seeing, liver का एक section लिया गया है, and these darts that you are seeing, they are actually nucleus and they are stained by this dye that is called hematoxylin. और जो आपको pinkish कलर में जो regions आपको दिखाई दे रही है, this is nothing but that is the cytoplasm. अब हेमेटोक्सिलिन और एओसिन स्टैनिंग में इसमें स्टेप्स कौन से हैं? तो वही स्टेप्स हैं जो आगे हमने जनरल डिस्कस की है। डीपैराफिनाइजेशन हमने करनी है। स्लाइड पे हमने फॉर एग्जांपल सेक्शन ले ली है माइक्रोटोमी के बाद हमने स्लाइड पे सेक्शन ले ली। अब उस स्लाइड की हमने डीपैराफिनाइजेशन करनी है या डीवैक्सिंग करनी है। और ये डीवैक्सिंग हमने किस तरीके से करनी है? ये हमने करनी है ज़ाइलिन के साथ, जिसको हमने पहले नाम दिया था क्लियरिंग का। अब डीवैक्सिंग के बाद हमने रीहाइड्रेशन करनी है, और रीहाइड्रेशन यहाँ पे क्यों करनी है? क्योंकि जो हमने आगे स्टेन देनी है, दैट स्टेन इज एक्चुअली दैट इज एक्चुअली हाइड्रोफिलिक, दैट इज वाटर लविंग। सो दैट्स व्हाई हमने आगे स्टेनिंग के लिए एनवायरनमेंट हाइड्रोफिलिक प्रोवाइड करनी है। सो डीपैराफिनाइजेशन के बाद हमने उस टिश्यू की रीहाइड्रेशन करनी है, और रीहाइड्रेशन के लिए हमने यहाँ पे डिक्रीजिंग कंसनट्रेशन ऑफ अल्कोहल यूज़ करना है। सो सपोज इनिशियली हम यूज़ करेंगे 100% अल्कोहल, फिर हम यूज़ करेंगे 70% अल्कोहल, और फिर हम यूज़ करेंगे 50% अल्कोहल स्टेप बाय स्टेप, ताकि हम उसको टिश्यू को प्रॉपर्ली रीहाइड्रेट कर सकें। अब जब हमने रीहाइड्रेशन इसकी कर ली विद डाइल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल, उसके बाद हमने हेमेटोक्सिलिन के साथ इसकी स्टैनिंग करनी है, और हेमेटोक्सिलिन सोल्यूशन में इसको हमने अबाउट 5 मिनट्स के लिए मोस्टली इसको इमर्स कर देते हैं, और फिर उसको रिमूव करके फिर वाटर के साथ उसको वॉश कर देते हैं फॉर 1 to 2 मिनट्स। सो स्टैनिंग विद हेमेटोक्सिलिन में 5 मिनट्स के लिए इसको इमर्स कर देते हैं, फिर इमर्स करने के बाद उसको रिमूव करके टैप वाटर के साथ 1 to 2 मिनट के लिए वॉश कर देते हैं, और फिर उसको दोबारा एओसिन स्टैन में इमर्स कर देते हैं फॉर अबाउट 1 मिनट। और एओसिन स्टैनिंग में इसको इमर्स करने के बाद इसको रिमूव करके फिर वाटर के साथ इसको रिंस कर देते हैं, ताकि जो एक्स्ट्रा कलर है वो रिमूव हो जाए। और जब एओसिन के साथ इसकी स्टैनिंग हो जाती है, तो उसके बाद हमने जो स्टेप परफॉर्म करनी है इसका डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन में हमने यूज़ करना है नाउ दी असेंडिंग कंसंट्रेशन और दी इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल, ताकि उसके ज़रिए हम जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको फिर से रिमूव कर सकें। और उसके बाद अगेन क्लियरिंग परफॉर्म करनी होती है, ये ज़ाइलिन के थ्रू होती है, और 2 to 3 मिनट्स के लिए ये स्टेप बेसिकली परफॉर्म करनी होती है। सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ द हेमेटोक्सिलिन एंड एओसिन स्टैनिंग। दीज आर द स्पेसिफिक स्टेप्स, जो कि जनरल स्टेप्स थे वो हमने आगे पहले वाले स्लाइड्स में ऑलरेडी डिस्कस कर दिए। अब आ जाते हैं स्पेशल स्टैंड्स में। सो स्पेशल स्टैंड ट्रेडिशनली अगर हम बात करें तो वही स्टैंड्स हैं जो कि HND के अलावा तमाम स्टैंड्स यूज होते हैं, उसको स्पेशल स्टैंडिंग यूज होती है। और किसी भी HND स्टैंड के ज़रिए अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें चाहिए और वो हमें HND के थ्रू नहीं मिल रही, तो हम स्पेशल स्टैंडिंग्स भी परफॉर्म कर सकते हैं टिश्यू के। अगर जी हम स्पेशल स्टैंडिंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए कर सकते हैं, बट HND अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट। स्पेशल स्टैंड से पहले HND की जाती है, ताकि हमें जो
बेसिक क्लू मिल जाता है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग टिश्यू की, वो हमें HND के थ्रू ही हासिल होती है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए फिर स्पेशल स्टैनिंग परफॉर्म करते हैं। सो जो स्पेशल स्टैनिंग होती है इसमें फॉर एग्जांपल हमने स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की फॉर एग्जांपल आइडेंटिफिकेशन करनी होती है, या कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और म्यूको सब्सटेंसेस, या इसमें बहुत से और मिनरल्स आ जाते हैं, या कनेक्टिव टिश्यूज़। इसमें अगर हमने किसी भी कंपोनेंट की हमें स्टैनिंग करनी है तो उसके लिए मोस्टली स्पेशल स्टैनिंग टेक्निक्स पर यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आपने नाम सुना होगा ग्राम स्टैनिंग। सो ग्राम स्टैनिंग के ज़रिए ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या दूसरा नाम आपने सुना होगा एसिड फास्ट बैक्टीरिया स्टैनिंग। तो एसिड फास्ट बैक्टीरिया स्टैन के ज़रिए हम माइक्रो बैक्टीरिया की स्टैनिंग कर सकते हैं। सो दीज आर दी स्टैनिंग टेक्निक्स, एक्चुअली दे आर इन हंड्रेड्स, बट जो कि उसमें इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और इसमें पहले आ जाता है जिम्सा स्टैनिंग। सो जिम्सा स्टैनिंग एक्चुअली व्हाट इज द पर्पस ऑफ जिम्सा स्टैनिंग? It is actually used to differentiate the leukocytes in bone marrow and other hematopoietic tissues. So leukocytes की अगर हमने डिफरेंशिएशन करनी है, डिफरेंट हेमेटोपोइटिक टिश्यूज की डिफरेंशिएशन करनी है, तो इसके लिए हमने ये जिम्सा स्टैनिंग यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा एच पाइलोरी बैक्टीरिया को स्टैन करने के लिए भी ये स्टैनिंग यूज़ होती है। सो इस जिम्सा स्टैनिंग के जो रिजल्ट्स हैं वो किस तरह हमारे पास आते हैं? इसमें अगर कोलेजीन मसल या बोन किसी भी टिश्यू में प्रेजेंट होता है तो इट स्टेन्स पेल पिंक कलर इसका आ जाता है। किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमने उसको स्टैन करना हो तो पर्पलिश ब्लू आ जाता है, और इसके अलावा न्यूक्लियाई इसमें डार्क ब्लू आ जाता है, और रेड ब्लड सेल्स इसमें पिंक आ जाते हैं। So these are the expected results of the staining with Jims staining of various components of the tissues। और इसकी कॉमन डायग्नोस्टिक यूटिलिटी या इसकी कॉमन यूजेस जो है इसमें बेसिकली आ जाता है। फॉर एग्जांपल एच पाइलोरी की अगर हमने देखनी है असेसमेंट इंडिकेट्स में बहुत आया गया बायोप्सी के, तो वहाँ पे हम फिर इसको यूज़ कर सकते हैं जिम्सा स्टैनिंग। और इसके अलावा जो सेल लीनिएजेस हैं डिफरेंट ल्यूकोसाइट्स की, उसकी हम इसमें एनालिसिस कर सकते हैं। सो दिस वाज जिम्सा स्टैनिंग। इसके बाद आ जाता है ग्राम स्टैनिंग। और ग्राम स्टैनिंग आपने ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम पढ़ा भी होगा। और ग्राम स्टैनिंग इज एक्चुअली it is used to classify the bacteria into two broad categories, that is the gram positive and gram negative bacteria। और basic principle gram staining it is actually based on the cell wall composition of the bacteria। so कुछ बैक्टीरिया जिसकी सेल वॉल बहुत थिक होती है, they are actually gram positive bacteria। और उसमें जो पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर होता है that is very thick, 40 to 18 nanometers। and then there are some bacteria which have this layer that is very thin, that is you can say 6 to 8 nanometers। तो उस केस में ग्राम स्टैनिंग में हम बैक्टीरिया को दो कैटेगरीज में डिवाइड करने के लिए जो स्टैनिंग यूज़ करते हैं, इसका ग्राम स्टैनिंग। और ग्राम स्टैनिंग इज बेस्ड ऑन एक्चुअली द कंपोजिशन ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल। नाउ यू कैन हियर सी द रिजल्ट ऑफ द ग्राम स्टैनिंग, एंड you will see this dark blue region, you will see this pink or pink region, and then there is this broad pale region। So what does these areas mean? Expected results gram positive बैक्टीरिया अगर है उसकी स्टैनिंग हमारे पास ब्लू आ जाती है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो कलर वो रेड आ जाती है, और फंगल ऑर्गेनिज्म की अगेन इसमें ब्लू आ जाती है। सो ग्राम स्टैनिंग को में बैक्टीरिया को हम स्टैन कर देते हैं, और इसके ज़रिए हमें क्लू मिल जाती है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द बैक्टीरिया, वेदर इट इज ग्राम पॉजिटिव और वेदर इट इज ग्राम नेगेटिव। सो इसके जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं उसमें मैं नहीं जाता, बट मैं कुछ करूँगा कि उसमें इसको एंड में ऐड करूँ, क्योंकि हमारा बेसिक कंसर्न यहाँ पे हिस्टोलॉजी ऑफ ह्यूमंस के साथ हमारा कंसर्न है। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू द वेरी डिटेल ऑफ दीज वेरी स्टैंडिंग टेक्निक्स, बट अगेन I can provide them in the slides। आगे अगर हम देखें ट्राइक्रोम स्टैनिंग, इट इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट स्टैनिंग टेक्निक। और बेसिकली ट्राइक्रोम स्टैनिंग में कनेक्टिव टिश्यूज और कोलेजीन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, और मोस्ट कॉमनली रिसर्च एरियाज में इसकी बहुत कॉमन यूज़ है। सो कोलेजीन और मसल टिश्यूज की डिफ्रेंशिएशन के लिए जो स्टैनिंग इसमें यूज़ करते हैं ट्राइक्रोम, ट्री क्रोम मीन कलर, सो इसको मेसल ट्राइक्रोम स्टैनिंग भी कहते हैं। और इसमें बेसिकली 3 कलर्स यूज़ होते हैं इसको टू डाई टू स्टैन द सर्टेन टिश्यू कंपोनेंट्स। सो फर्स्ट कलर इज़ द आयरन हेमेटोक्सिलिन, जो कि न्यूक्लियाई को स्टैन करने के लिए यूज़ होता है। और सेकंड डाई इज द रेड एसिडिक डाई, इसमें मसल सेल्स को स्टैन कर देंगे और साइटोप्लाज्म को। एंड देन देयर इज दिस लास्ट
dye, that is the blue or green dye, stain the connective tissues as well as the collagen. So ट्राइक्रोम का एक इमेज अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो यू कैन सी ये ब्लू रीजन आपको जो यहाँ पे नजर आ रहा है, that is nothing but that is collagen. So collagen यहाँ पे स्टेन हो जाता है ब्लू. इसके अलावा जो मसल्स होते हैं that are vibrant medium red, while red vessels they are dark red. So dark red में अगर यहाँ पे आपको कुछ दिखाई दे रहा है, तो basically they may be red blood cells and the muscles are they are medium red in color and nuclei they are basically black gray in color. So यहाँ पे अगर आप देख सके ब्लैक ग्रे कलर में हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियाई आ जाते हैं. So this is how the results of the trichrome mason trichrome stain looks like, and this was about your today lecture. इसके अलावा इसमें एक और आ जाता है एसिड फास्ट बैक्टीरिया, जिसमें माइकोबैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए ये टेक्निक हम यूज़ करते हैं. एसिड फास्ट स्टेनिंग बैक्टीरिया एसिड फास्ट बैक्टीरिया स्टेन को यूज़ करते हैं टू डेमोन्स्ट्रेट माइकोबैक्टीरिया. सो माइकोबैक्टीरिया को की विजुअलाइजेशन के लिए जो टेक्निक यूज़ करते हैं उसको कहते हैं एसिड फास्ट बैक्टीरिया स्टेन, और इसमें रिजल्ट हमारे पास ब्राइट रेड आ जाता है जो कि एसिड फास्ट बैक्टीरिया होता है. यहाँ पे अगर आपको ये रेड कलर जो दिखाई दे रहे हैं, नथिंग बट दैट इज एन इमेज शोइंग दी माइकोबैक्टीरिया, और जो लाइट ब्लू कलर आपको दिखाई दे रही है, दैट इज एक्चुअली द बैकग्राउंड इमेज ऑफ दिस स्ट्रक्चर और दिस स्लाइड और दिस टिश्यू. सो कॉमन यूटिलिटी एसिड फास्ट बैक्टीरिया स्टेन की आ जाती है माइकोबैक्टीरिया की विजुअलाइजेशन में. सो उसको लंग्स में हम फॉर एग्जांपल अगर असेसमेंट करने या लेप्रोसी में इसमें आ जाता है माइकोबैक्टीरिया, तो इसकी हम असेसमेंट कर सकते हैं. सो दिस वाज अबाउट योर कोर्स लेक्चर, दैट इज द अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेनिंग and the various staining techniques. I hope you have got some idea, and best of luck.